जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को जो पुरुष कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, और 18 और 19 सितंबर को जो महिला कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपने देख लिया होगा कि हरियाणा के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन अभी लगातार पूछे जाने लगे हैं। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके सामने लेकर आए हैं एक लंबे क्वेश्चनों की सीरीज, जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले है जानवरों के वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, जानवरों के वैज्ञानिक नाम, हल्का सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी अपनी खुद की कोई ट्रिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे सुन लीजिए, आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है जानवरों के वैज्ञानिक नाम। इनमें सबसे पहले क्या है? मेंढक। मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, राना ट्रिगाना। ट्रिगाना, राना ट्रिगाना। यहाँ पे दोस्तों ट्रिगाना यानी कि टाइगर, यानी कि टाइगर की फीलिंग आ रही है, तो हम कह सकते हैं अगर टाइगर दिखता है तो ढक लेता है। क्या? ढक है, मेंढक ढक लेता है। अगर टाइगर दिखता है दोस्तों तो राणा अपने आप को ढक लेता है। राणा भाई साहब वैसे तो बोलते हैं कि राणा हूं मैं, डरता नहीं किसी से, लेकिन जैसे ही टाइगर दिखाई देता है ना तो अपने आप को ढक लेता है। तो क्या है? मेंढक। राणा, राणा नाम का जो मेंढक है, वैसे तो क्या है, वो राणा बनता है अपने आप में, लेकिन जैसे ही टाइगर दिखता है तो अपने आप को ढक लेता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, बिल्ली। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वो है फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। और दोस्तों, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? घरेलू। और फेलिस यानी कि फैलाना। और आप सभी को पता है बिल्ली का क्या काम है? क्या फैला देती है? दूध को फैला देती है। बिल्ली फैला देती है घर में दूध को। बिल्ली फेलिस फैला देती है, डोमेस्टिका घर में दूध को। ओके, तो बिल्ली का क्या हो गया वैज्ञानिक नाम? फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, कुत्ता। कुत्ते का जो साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियर्स। क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। ओके दोस्तों, कुत्ता देखिए, कुत्ता ही एक वफादार जानवर है। किसका? किसी भी इंसान का। किसी भी इंसान का जो सबसे वफादार जानवर है वो कौन सा है? कुत्ता है। और कुत्ता जो है हमारे घर में हमारे एक फैमिली के सदस्य की तरह रहता है। क्या है? फैमिली के सदस्य की तरह रहता है। घर में कौन रहता है? कुत्ता रहता है। तो कुत्ता घर में फैमिली की तरह रहता है। यहाँ पे आ रहा है शब्द कौन सा? फैमिली। क्या आ रहा है? फैमिली। तो फैमिली के अंदर कुत्ता जो रहता है हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह रहता है। ठीक है दोस्तों, और उसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। कुत्ते के कान देखें ना, ऐसे खड़े होते हैं भाई, कुत्ते के कान खड़े होते हैं, बड़े बड़े खड़े होते हैं। तो कुत्ता क्या हो गया? कैनिस फैमिलियर्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है गाय। गाय का जो साइंटिफिक नेम है क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। देखिए, गाय बोस की तरह रहती है इंडिया में। इंडिकस यानी कि इंडिया, बोस यानी कि बोस। गाय बोस की तरह रहती है इंडिया में। क्यों रहती है? देखिए, गाय को हम पूजनीय मानते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं। गौमूत्र का विभिन्न दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके जो गोबर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये गाय क्या है? पूजनीय है। इंडिकस यानी कि इंडिया, बोस, बोस की तरह रहती है। कहाँ पर रहती है गाय? इंडिया में बोस की तरह रहती है। तो गाय का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? बॉश इंडिकस। नेक्स्ट दोस्तों, भैंस। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है दोस्तों, वो है बुबालस बुबालिस। क्या है? बुबालस बुबालिस। देखिए, जैसे ही उसको भैंस को तूड़ी डालने का या फिर नार डालने का, जैसे ही चारा डालने का टाइम होता है ना, तो क्या करती है? बॉ बुबालिस। ठीक है, बुबालिस हो गया ना, बॉ 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 करने लगती है। कौन करती रहती है? भैंस करती है। अगर उसका नार डालने में, तूड़ा डालने में, चारा डालने में हल्का सा भी डिले हो जाए ना, तो बस बाँ बाँ बुबालिस बुबालिस बुबालस बुबालिस। ओके दोस्तों, तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? बुबालस बुबालिस। ओके, नेक्स्ट, बैल। दोस्तों, बैल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस प्रीमीजीनियस टारस। क्या है? बोस प्रीमीजीनियस टारस। देखिए, बैल भी बोस होता है। बोस, गाय तो बोस है ही है, बैल भी बोस होता है, लेकिन जीनियस ना होने के कारण ही उसे बेचारे को बैल कहा जाता है। ये एक शब्द आ रहा ना यहाँ पे, क्या आ रहा है? जीनियस।
कई बार सुना होगा, अरे क्या यार आप बैल की तरह काम करते रहते हो। बैल क्या है तो बेचारा वो भी बॉस, क्योंकि गाय का क्या है, परिवार का सदस्य है। गाय का परिवार का सदस्य होने के कारण वो भी बॉस है, लेकिन बेचारा जीनियस जीनियस ना होने के कारण वो बैल की तरह रहता है। क्या है, बैल की तरह रहता है, उसको बैल कहते हैं इसी वजह से। वरना अगर वो जीनियस होता तो दोस्तों उसे भी बॉस इंडिकस यानी कि इंडिया का बॉस कहा जाता। ठीक है, वो बैल है, वो जीनियस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बकरी। देखिए बकरी का जानते हैं क्या है साइंटिफिक नेम। बकरी केप्टा हिटमस। बकरी का क्या हो गया, केप्टा हिटमस। दोस्तों देखो, आपने देखा होगा मार्केट में बकरे का क्या मिलता है, कटा हुआ मांस मिलता है ना। और बकरे को कैसे काटा जाता है, हिट करके काटा जाता है। देखिए बकरे को हिट हिट करके ठड़ाक दाव उसके गर्दन पे मारते हैं लोग, जो खाने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो खैर खाता नहीं। लेकिन दोनों हाथों से दाव पकड़ के और केप्टा यानी कि काट दिया जाता है, हिट यानी कि हिट करके। दोस्तों बकरे को जो काटा जाता है ना, कैसे काटा जाता है, हिट करके काटा जाता है। देखिए केप्टा यानी कि काटा, हिटमस यानी कि हिट करके काटा जाता है, जोर से झटाक दांव मारा जाता है, गर्दन अलग, बकरा का बाकी बॉडी अलग। ठीक है दोस्तों, तो बकरी या बकरा एक ही बात कर लीजिए। केप्टा हिटमस, केप्टा यानी कि काटा जाता है, हिट करके काटा जाता है। ओके, नेक्स्ट भेड़। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओवीज अराइज। क्या है दोस्तों, ओवीज अराइज है भेड़ का साइंटिफिक नेम। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अराइज यानी कि उठना। अराइज का क्या मतलब होता है, उठना। लेकिन दोस्तों ये उठती ही नहीं है कभी। कैसे, एक कहावत सुनी है, क्या भेड़ चाल में चलते हैं आप लोग, ओए ओ ओवीज, ओ क्या भेड़ चाल में चल रहे हो, सुना है ना आपने। तो ओवीज ओ भाई साहब, अराइज यानी कि अराइज माने उठना यानी कि जागना। लेकिन ये क्या है, भेड़ भेड़ की चाल में सोती हुई चलती रहती है, ये जागने के विपरीत कार्य करती है। दोस्तों जागने के विपरीत कार्य करती है। आंखें बंद करके एक भेड़ आगे जा रही है, पीछे पीछे दूसरी भेड़, तीसरी भेड़। अगर एक आगे वाली कुएं में गिर गई तो सारी की सारी कुएं में गिर गई, आपको सभी को पता है। इसीलिए बोलते हैं क्या भेड़ चाल में चल रहे हो। तो अराइज ये उठती नहीं है, लिखा बेशक है इसका नाम अराइज, लेकिन ओ बीज, ओए बीज, ओ बीज क्या कर रहा है तू, अराइज जाग जा, जाग जा, क्या भेड़ चाल में चल रहा है। ठीक है, कुएं में गिर जाएगा। ठीक है, ओ बीज, ओए ओ बीज, अराइज जाग जा। ठीक है, तो लेकिन वो क्या है, भेड़ चाल में चलती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों सुअर। सुअर का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है सुस सुसफ्रोका डोमेस्टिका। सुसफ्रोका डोमेस्टिका। और दोस्तों इसकी कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सु और सुस, सुस से शुरू हो रहा है, बाकी किसी में भी सु से ऐसे कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं होती है, कोई भी साइंटिफिक नेम शुरू नहीं होता है बाकी अन्य का। अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट शेर, पैंथरा लियो। शेर का क्या हो गया, पैंथरा। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है पैंथर बोला जाता है। ठीक है, तो पैंथरा लियो। ओके, नेक्स्ट लियो को शब्द को याद रखना। नेक्स्ट है बाघ। बाघ को भी पैंथरा, लेकिन साथ में क्या है, टाइग्रिस बोला जाता है। बाघ को पैंथरा टाइग्रिस। तो भाई एक शेर है, शेर में क्या आ जाता है, शेर में पैंथरा है और बाघ में भी पैंथरा है, लेकिन शेर जो है ना वो लियो शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बाघ के साथ क्या है, टाइग्रिस जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा आपने एक एडजस्ट करना है माइंड में। इसी प्रकार से जो चीता है उसके भी साथ में पैंथरा है, लेकिन इसके साथ में जो शब्द है अन्य वो क्या है, पैडुस। ओके, पैडुस। भाई थोड़ा सा बिना ट्रिक के भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हिरण। हिरण का जो साइंटिफिक नेम है वो है दोस्तों सर्वस एलाफस। क्या है, सर्वस एलाफस। हिरण का साइंटिफिक नेम क्या है, सर्वस एलाफस। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, सर्वस यानी कि सभी जगह, एलाफस ऐसे ही फंस जाता है। भाई जो हिरण है ना वो बेचारा इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी उसका शिकार हो जाता है, एलाफस ऐसे ही फंस जाता है। सर्वस यानी कि सभी जगह, वो कहीं भी चले जाओ, जंगल में है या कहीं इंसानी की बस्ती में है तो वो बेचारा फंस ही जाता है, उसका शिकार होना ही होना है। हिरण किस काम के लिए बना है, प्रकृति की सुंदरता के लिए। लेकिन दूसरा जो इसका रीजन है क्या है, इसको खाने के लिए। कैसे, जंगलों में जाएगा तो वहाँ पे शेर, बाघ, लकड़बग्गा खा लेगा। कैसे खाएगा, क्योंकि वो कहीं भी चला जाए वो
सर्वस का मतलब सभी जगह, सर्वत्र, और वो फंस जाता है, एला फंस यानी कि फंस ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लोमड़ी। लोमड़ी का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों कैनिडे, क्या है, कैनिडे। नेक्स्ट है बारहसिंगा, इसका साइंटिफिक नेम है रुसर्वस, क्या है, रुसर्वस डुआसेली, रुसर्वस डुआसेली। नेक्स्ट मोर, मोर का है दोस्तों पावो क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सभी ने शायद सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि मोर बहुत सुंदर है और अपनी आंखों से देखा भी है, लेकिन वो बेचारा रोता कब है, वो नाचता है, देखा है नाचते कभी आपने? मोर जब नाचता है तो खुश रहता है, लेकिन जैसे वो अपने पाँवों पैरों को देखता है तो उसके पैर क्या है, सुंदर नहीं है। एक बार क्या हुआ था, एक कहावत है कि कबूतर अपने ससुराल जा रहा था तो उसने मोर से अपने पैर मांगे थे, भाई ये पैर चेंज कर दे यार, ससुराल जा रहा हूँ, मेरे पैर ले ले और मेरे को अपनी वाइफ को लेके आना है। लेकिन आने के बाद कबूतर ने अपने पैर नहीं दिए। कबूतर के पैर देखे ना आपने, पिंक कलर के बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, तो ये कहावत बना रखी है बुजुर्गों ने। तो जो क्या है, मोर क्या है, पावों को देख के क्रिस्टेसस, भाई क्रिस्टेसस कुछ नहीं, बस पावो शब्द याद रख लो यहाँ पे, पावों को देख के रोता है बेचारा, पावों को देख के रोता है। कौन रोता है? मोर रोता है। तब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और जब आंसू गिरते हैं ना, उसके बाद मोरनी उन आंसुओं को क्या है, अपने चोंच से उठा लेती है और उनके पेट में जो क्या बोलते हैं, गर्भधारण हो जाता है। एक कहावत है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऊंट। ऊंट का दोस्तों कैमेलस डोमेडेरियस। देखिए ऊंट को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, कैमल बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कैमेलस आ रहा है, इसी को याद कर लीजिए। डोमेडेरियस तो अकेला वो देगा नहीं, एग्जाम में डोमेडेरियस अकेला नहीं देगा, क्या देगा साथ में, कैमेलस देगा। तो कैमल ऊंट हो गया याद। नेक्स्ट लंगूर, होमिनोडिया, होमिनोडिया क्या है, लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, होमिनोडिया, याद कर लीजिए। नेक्स्ट मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का क्या है, मस्का डोमेस्टिका। देखिए मक्खी मस्का याद कर लीजिए। डोमेस्टिका घर में रहती है, भाई मक्खी कहाँ रहती है, हमारे घरों में रहती है ना डोमेस्टिका। ठीक है, ऐसे आपने बिल्ली का भी था फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली फैला देती है, डोमेस्टिका यानी घरेलू, घरों के अंदर दूध को फैला देती है, बखेर देती है, बिल्ली फेलिस फैला देती है, याद किया था ना। ऐसे ही इसको भी मक्खी यानी कि मस्का, ठीक है, और डोमेस्टिका घरों में रहती है। नेक्स्ट हाथी। हाथी का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों वो क्या है, एफिलास इंडिका, एफिलास इंडिका। एलिफेंट होता ना, एली को एफी कर दो, ठीक है भाई, दिमाग में एडजस्ट करना है। एलिफेंट एफिलास इंडिका, इंडिया का हाथी। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है प्लाटेनिस्टा केटिका, प्लाटेनिस्टा केटिका। नेक्स्ट घोड़ा, इक्वस कैबेलस। देखो घोड़े के बच्चे को इक्विनस बोला जाता है ना, हाँ क्या बोला जाता है, इक्विनिस बोला जाता है। तो इक्विनिस यानी कि इक्वस आगे ना, वैसे हॉर्स बोलते हैं लेकिन इक्विनिस भी बोला जाता है घोड़े को, तो इक्वस आ गया वहाँ पे शब्द, इक्विनिस इक्वस। घोड़े को क्या बोला जाता है, इक्विनिस भी बोला जाता है। तो भाई इक्विनिस शब्द को याद कर लीजिए, वहाँ से आ गया आपका इक्वस, और कैबेलस इसको साथ में एग्जामिनर्स देगा ही देगा, बाकी याद कर सकते हो वैसे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट भालू। भालू का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है उर्सुस मेटिटिमस, उर्सुस मेटिटिमस निवोरिया, क्या है, निवेरा। नेक्स्ट खरगोश। खरगोश का है दोस्तों ओरिकटोलेगस कुनिकुलस। देखिए खरगोश जो है वो बेचारा बहुत तेज दौड़ता तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो थक जाता है। आप सभी को पता है ना, खरगोश दौड़ता तो है तेज, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में थक जाता है। उसके 4 पैर है फिर भी वो थक जाता है और शिकार हो जाता है। अगर उसके पास और 1-2 लेग होता, क्या होता, और 1-2 लेग होता यानी कि टांग होती, तो वो क्या है और भी दूर जा सकता था, अपनी जान बचा सकता था। तो खरगोश ओरी यानी कि और, एक्टो यानी कि 1-2, लेग्स यानी कि टांगे होती, ओरी यानी कि और, एक्टो यानी कि 1-2, लेग्स यानी कि टांगे अगर उसके पास होती ना तो भाई वो अपनी जान बचा लेता। कौन बचा लेता, खरगोश। तो भाई खरगोश का क्या है साइंटिफिक नेम, ओरिकटोलेगस यानी कि ओरी
एक्टो यानी कि एक दो, लेगस यानी कि लेग्स। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे साइंटिफिक नेम जानवरों के। अभी आते हैं फलों के वैज्ञानिक नाम। अभी फलों के वैज्ञानिक नाम भी थोड़ा याद कर लेते हैं, जिनका ट्रिक पता होगा बता देंगे, नहीं पता तो भाई छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है आम, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का क्या है? मैग्नीफेरा। दोस्तों आम को मैंगो बोलते हैं, तो यहाँ आ गया मैग्नी। किसी और के साथ में मैंगो शब्द नहीं आएगा, मैग्नी शब्द नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया का जो आम है ना, क्या बोला जाता है? आमों फलों का राजा कौन है? आम है। तो मैग्नीफेरा, किसी भी फेरी वाले की दुकान पे चले जाओ, वहाँ राजा के रूप में कौन बैठा रहता है? मैग्नी, मैंगो बैठा रहता है भाई। ठीक है, तो मैग्नी, मैंगो, आम। ओके, नेक्स्ट गन्ना। देखिए गन्ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शुगर केन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सुग्रेन्स। भाई बस वहीं से आपने शब्द को पकड़ लेना है, सुग्रेन्स। लेकिन साथ में ओफी सीनेरम को भी याद रखना है, याद रखना है भाई। ये नहीं है कि, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर सुग्रेन्स के साथ में अन्य कोई शब्द जोड़ दे। क्या दे देगा? ऑप्शन देगा चार। चार में से पहला ऑप्शन क्या होगा? सुग्रेन्स इंडिका। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सुग्रेन्स सोपियंस। तीसरा क्या होगा? सुग्रेन्स हिटमस। और चौथा क्या होगा? सुग्रेन्स ओफी सीनेरम। तो ये ओफी सीनेरम को भी आपने याद रखना है। ठीक है, सुग्रेन्स तो एक याद हो गया, लेकिन इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं एग्जाम में, अलग अलग होते हैं। सुग्रेन्स को आपने याद रखना है, शुगर केन यानी कि गन्ना। नेक्स्ट अंगूर, अंगूर वीटियस। इसके साथ में एक शब्द और आना चाहिए था यहाँ पे, वीटियस विनिफेरा। देखिए अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? विटिकल्चर बोला जाता है ना। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। तो उसी वीटी से यहाँ पे शब्द याद कर लीजिए, क्या? वीटियस। अंगूर की खेती क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। तो भाई विटिकल्चर से बना है वीटियस और विनिफेरा। नेक्स्ट सेब। सेब का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलस प्यूमिया, या कहें मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, सेव कराने जाते हैं तो मैल साफ़ हो जाता है। भाई जब हम सेव कराने जाते हैं ना, दाढ़ी बनाने जाते हैं, बनवाने के लिए बार्बर की शॉप पे जाते हैं, तो दाढ़ी के जो बाल कटते हैं, बाल कटने के साथ 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 हमारा जो मेल है ना, मेलस भी क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है। ठीक है ना। या जो दाढ़ी दुकान पे बनाओ या क्या है घर में बनाओ, कहीं भी बनाओ, लेकिन मैल आपका साफ़ हो जाएगा। कैसे? जब सेब बनवाते हैं, खाने वाला सेब नहीं, शेविंग, दाढ़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट केला। केला का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों वो है म्यूजा पेराडीसिएका। क्या है? म्यूजा पेराडीसिएका। इसे आपको याद करना पड़ेगा, जैसे भी याद कर सकें कर लीजिए, म्यूजा पेराडीसिएका। नेक्स्ट नारियल। देखिए नारियल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोकोनट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोको न्यूसिफेरा, कोको न्यूसिफेरा। तो हो गया भाई, ये भी नारियल का कोकोनट बोलते हैं तो कोको न्यूसिफेरा। नेक्स्ट है नाशपाती। दोस्तों नाशपाती का साइंटिफिक नेम है पायरस क्यूमिनिस। क्या है? पायरस क्यूमिनिस। नेक्स्ट जामुन। जामुन का जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है दोस्तों साइजियम क्यूमिनी, साइजियम क्यूमिनी। ओके, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं चाय कॉफ़ी। देखिए पहले जानते हैं कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम। कॉफ़ी, कॉफिया अरेबिका। याद करें कैसे करेंगे इसको? कॉफिया अरेबिका। अरेबिका क्या कॉफ़ी? अरे भाई साहब आज आप कॉफ़ी बेचने गए थे, क्या बेचने गए थे? कॉफ़ी। अरे बिका क्या? आज आप मार्केट में कॉफ़ी बेचने गए थे, अरे बिका क्या कॉफ़ी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बिका। ठीक है, ओके, तुम्हारा जो कॉफ़ी नहीं बिका तो एक काम करो, चाय भी कम लिया करो। क्यों कम लिया करो? तो भाई कैसे? चाय का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है थिया साइनेनिसस, थिया साइनेनिसस। और दोस्तों एक और शब्द आता है थिया की जगह, वो आता है कैमेलिया। क्या है? कैमेलिया। तो चाय के साइंटिफिक नेम में आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, एक तो थिया साइनेसिस और दूसरा क्या मिल जाएगा? कैमेलिया साइनेसिस। ठीक है, तो भाई चाय जो है ना वो कम लिया करो, थिया। ओके, कम लिया,
करो, चाय कम लिया करो, क्योंकि ये खराब होती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, मसालों के वैज्ञानिक नाम। तो मसालों में सबसे पहले क्या है, काली मिर्च। तो काली मिर्च का क्या है दोस्तों, पाइपर नाइग्रम। क्या है, पाइपर नाइग्रम। नेक्स्ट, हल्दी। हल्दी का दोस्तों कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। नेक्स्ट, लाल मिर्च, कैप्सियम अनुअम। क्या है, कैप्सियम अनुअम। नेक्स्ट, केसर। केसर का है दोस्तों क्रोकस सेटिवियस, क्रोकस सेटिवियस। देखिए इनके नोट्स बना लीजिए, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती, कुछ है कि याद भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, सब्जियों के, सब्जियों में दोस्तों मक्का है पहले। अभी आप बोलेंगे सब्जी में कैसे डाल दिया मक्का को, तो यहाँ पे इसको फल में भी नहीं डाल सकते, ठीक है दोस्तों। तो भाई पहले मक्का, जिया मेज। नेक्स्ट, धान। धान का जो है ओरिजिया सेटिवाट। क्या है, ओरिजिया सेटिवाट। नेक्स्ट, बाजरा, पेनिसिटम अमेरिकोनम। क्या है, पेनिसिटम अमेरिकोनम। तो भाई बाजरे के खेत में आप कभी गए हो, आपको पता होगा, जो बाजरे के खेत में जब जाते हैं और उसके अंदर हम ऐसे ही घुस जाते हैं, मान लो हमारे हाफ स्लीव्स कपड़े पहन रखे हैं और हमारे चेहरे पर भी कोई कपड़ा नहीं ढका हुआ है, तो बाजरे की जो पत्तियां होती है ना, वो बहुत पैनी होती है, तीखी होती है, आगे से पैनी होती है, वो तीखी होती है, साइडों से भी, तो वो क्या है, बॉडी को काट देती है, ठीक है। तो पेनिसिटम यानी कि काट देती है, कौन, बाजरे की जो पत्तियाँ होती है वो लंबी लंबी होती है। नेक्स्ट, गेहूँ। गेहूँ का साइंटिफिक नेम है दोस्तों ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। क्या है, ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। नेक्स्ट, कपास। कपास का है गैसीपियम। क्या है, गैसीपियम। नेक्स्ट, टमाटर, लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम। क्या है, लाइकोप्रेसिकम एस्कुलेटम। नेक्स्ट, फूल गोभी, ब्रासिका ओलिरेसिया, ब्रासिका ओलेरिएसिया। नेक्स्ट, अदरक, जिंजीबर। देखो जिंजर बोलते हैं ना अदरक को, क्या बोलते हैं, जिंजर ही बोलते हैं ना, तो यहाँ से याद कर लीजिए, जिंजीबर ओफिसिनेल। नेक्स्ट, लहसुन। लहसुन का साइंटिफिक नाम है दोस्तों एलियम सेराइवन। क्या है, एलियम सेराइवन। नेक्स्ट, गाजर, डाकस करोटा। कैरेट बोलते हैं ना गाजर को, क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, तो करोटा याद आ गया। जब 4 5 6 गाजर खा लोगे तो डकार आ जाती है, डाकस कैरोटा। नेक्स्ट, मूली, रेफेनस सेटाइविस, रेफेनस स्टाइविस। नेक्स्ट, मटर, पीजम। मटर को तो आपको पता ही है, पीज बोलते हैं, बीजम सेटिवियम। नेक्स्ट, सरसों, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रीज। क्या है, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रीज। नेक्स्ट, प्याज, ओलियम सीपिया। दोस्तों कुछ टफ है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इन टफ को अगर हम टफ मान के और यूं ही डफ बन के बैठ गए तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये HSSC है। अभी एग्ज़ाम के अंदर ये क्या है, बिल्कुल ही एक एक ऐसे क्वेश्चन डालेंगी जो कि वेल क्वालिफाइड यानी कि वेल जो प्रिपेयर्ड बच्चे हैं वही इसको क्लियर कर सके। तो अपने आप को क्या है, डिमोरल नहीं करना है और दुखी नहीं होना है इस चीज़ से। इसके नोट्स बना लो, 2 4 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, ठीक है, दुखी नहीं होना है। ओके, दुखी होने से मेरे को एक कमाल की बात याद आ गई है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या कहा है भाई, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। सिंपल बात है ना, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो जिसने भी ये बड़ी कमाल की बात कही है ना, बहुत अच्छी कही है। तो आप इस चीज़ को देख लो, अपना ध्येय बना लो, इसको अपना टारगेट एम बना लो। अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं, ये बच्चा जॉब नहीं लग सकता, लगेगा, बिल्कुल लगेगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि तैयारी अच्छी करेगा तो पक्का लगेगा। नेक्स्ट, मेवा। दोस्तों मेवाओं के जो वैज्ञानिक नाम है ये भी थोड़ा याद कर लेते हैं, क्योंकि काजू बादाम खाओगे तो ही दिमाग तेज चलेगा। काजू का
एनाकार्डियम अरोमेटिकम, क्या है? एनाकार्डियम अरोमेटिकम, यह है काजू का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट बादाम, प्रूनस अर्मेनिका, क्या है? प्रूनस अर्मेनिका। नेक्स्ट मूंगफली, एरेकिस हाइजोपिया, क्या है? एरेकिस हाइजोपिया। अगला है दोस्तों इलायची, इलायची क्या है? इलिटेरिया कोर्डेमोमम, इलिटेरिया कोर्डेमोमम। और कोर्डेमोम किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इलायची को दोस्तों, ठीक है, याद रखना। ओके, अभी शुरू होते हैं विभिन्न जीवों सब्जियों के जो गुणसूत्र होते हैं ना दोस्तों, उनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम किसका है? हमारा हरियाणा का। और इसमें क्या डाला है इस बार? एनिमल हस्बेंड्री डाली है। तो ये सब चीज़ बनती है उस चीज़ में, क्या बनती है? सब चीज़ बनती है, सारी जानकारी बनती है। तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें जो हमें थोड़ी सी ट्रिक पता होगी वो आपको बता देंगे, नहीं पता होगी तो आप अपने याद कर लेना। तो सबसे पहले देखिए गुणसूत्रों में किसका? टमाटर का। टमाटर के जो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 24। याद करने के लिए भाई टमाटर जो है ना 24 रुपये किलो चल रहा है। कितना? 24 रुपये किलो चल रहा है। अरे भाई टमाटर 24 रुपये किलो है, चावल भी तो 24 रुपये किलो है। बोला हाँ बिल्कुल, चावल भी 24 रुपये किलो है। तो ऐसा करो, आज चावल फ्राई बना लो, ठीक है, और उसमें बढ़िया सा जीरा डाल के और थोड़ा सा टमाटर भी डाल देना। कितना? थोड़ा सा टमाटर भी डाल देना और प्याज भी डाल देना। प्याज तो सस्ती है ना टमाटर से? बोला हाँ सस्ती है। क्या रेट है? अरे 16 रुपये किलो तो है ही टोटल। क्या है? 16 रुपये किलो प्याज है, टमाटर 24 है और चावल भी 24 है, ठीक है। लेकिन प्याज 16, एक काम कर बना दे जीरा राइस आज, ठीक है ना, जीरा राइस बना देना, लेकिन टमाटर पक्का डाल देना, थोड़ी सी प्याज भी डाल देना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, फ्राइड राइस बन जाएगा। वेरी गुड। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मक्का। मक्का देखिए इसका होता है गुणसूत्र 20। अगर आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे रेडी वाले से भाई साहब एक मक्का दे देना, वो बोलेगा भाई साहब भुनी हुई चाहिए या कच्ची चाहिए? एक कुकड़ी दे दो। क्या है? कुकड़ी खाने के लिए, क्योंकि मक्का जब हम कच्ची मक्का खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलेगा भाई भुनी हुई चाहिए या कच्ची चाहिए? बोला भाई साहब कैसे दिया है? बोला कच्ची 10 रुपये की है, लेकिन भुनी हुई है ना वो 20 रुपये की है। आप सभी को पता होगा इससे ज़्यादा महंगे रेट नहीं मिलता मक्का का, है ना। कच्ची 10 रुपये की है लेकिन भुनी हुई क्या है? 20 रुपये की है। बोलो ओके भाई भुनी हुई दे दे, क्यों कच्ची का क्या करूँगा, कम से कम नमक और थोड़ा सा नींबू लगा खा तो लूँगा अभी। ओके, मक्का का कितना है? 20 है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों गेहूँ। गेहूँ का है दोस्तों 42। कितना है गुणसूत्र? 42। नेक्स्ट है गाजर। गाजर का है दोस्तों 18। उसके बाद दोस्तों आम। आम का है 40 और चूहे का भी है 40। देखिए इसको कैसे याद करेंगे भाई, आमों का सीज़न चल रहा है। 1 किलो आम लेके गया मैं घर पे। क्या भाव लेके गए थे? 40 रुपये किलो लेके गया भाई। 1 किलो आम लेके गया मैं घर पे, लेकिन जैसे ही उसको रखा थोड़ी देर बाद जाके देखता हूँ चूहे ने काट लिया। चूहे ने सारे के सारे आम खराब कर दिए। अरे भाई चूहे ने कर दिए? बोला हाँ। ओहो, क्या रेट खरीदे थे? 40। तो भाई जो आम है ना उसके भी गुणसूत्र कितने? 40। और जो चूहा खा गया आम को उसके भी गुणसूत्र कितने? 40 है, याद रखना। नेक्स्ट मनुष्य यानी कि मानव। मानव के दोस्तों गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। इसको ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप बचपन से इनको जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट बिल्ली, शेर, टाइगर। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप जंगल से जा रहे हैं और सामने से शेर आ गया या टाइगर आ गया तो भाई साहब आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो शेर है वो भी अड़ जाएगा, टाइगर है वो भी आपके सामने अड़ जाएगा, हिलेगा नहीं। और बिल्ली को देखा कभी? बिल्ली जब नॉर्मल अपने उसको भगा दिया डंडे से, हप भग भग, तो भाग जाती है, लेकिन कई बार सामने जब अकड़ती है ना तो अड़ जाती है। अड़ अड़ 38। देखा है ना बिल्ली को? क्यों? बिल्ली भी तो शेर की एक प्रजाति में आती है, या कहें जो शेर है वो भी तो एक बिल्ली की प्रजाति में है। तो भाई जो शेर है, टाइगर है और बिल्ली है, क्या? शेर, टाइगर, बिल्ली, ये तीनों के तीनों है ना अड़ जाते हैं, हटते नहीं है रास्ते से। तो इनके गुणसूत्र कितने हैं? 38 है। नेक्स्ट हाथी। देखिए 56 इंच का सीना किसका है? हाथी का ही हो सकता। अरे मोदी मत बोला मेरे भाई, ना ना ना, मोदी नहीं। 56 इंच का सीना आपको लगता है कि भाई बिल्ली का होगा, शेर का होगा, टाइगर का होगा? अरे उनका जो दादा सामने खड़ा है कौन? हाथी। तो 56 इंच का जो सीना है ना हाथी का ही हो सकता है।
तो हाथी के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 56। नेक्स्ट दोस्तों, मेंढक। मेंढक के हैं दोस्तों 26, भालू के हैं दोस्तों 24, खरगोश के हैं दोस्तों 44। याद कर लेना भाई, मेंढक के 26, भालू के 24, खरगोश के 44। ठीक है। और घोड़े के हैं 64। ये मैं याद करा देता हूँ आपको, घोड़े के कितने हैं? 64। चट 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 चट। जब घोड़ा रोड पे चलता है, टांगा पीछे होता है, तो आवाज़ आती है ना, चट 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 64 64 64 64। हाँ जी, याद हो गया। तो जब घोड़ा जब चलता है ना, टका टक टका टक टका टक टका टक, 64 64 64 64। हाँ जी, कितना है? 64। नेक्स्ट, मच्छर। दोस्तों मच्छर के 6 आ रहा है ना, मच्छर में 6 कितने हैं? 6। और साइज में थोड़ा छोटा होता है, और मक्खी साइज में क्या होती है? मच्छर से लगभग डबल होती है। तो मच्छर के अगर 6 है तो मक्खी के कितने हो गए? डबल, 12 हो गए। कितने हो गए? 12। मच्छर के 6 और मक्खी के 12। नेक्स्ट, कबूतर। कबूतर के हैं दोस्तों 80। कितने हैं? 80। कैसे याद करेंगे? देखिए, मैं हूँ गुड़गांव का रहने वाला। अगर मैंने स्पीड पोस्ट से अगर आधा किलो वज़न की कोई सामान भेजना है, आपके पास एक बुक भेजनी है दोस्तों, जिसका हरियाणा मुस्कान जो बुक है, उसको आपके पास स्पीड पोस्ट करना है, तो उसमें तकरीबन 80 रुपये का खर्चा आता है स्पीड पोस्ट में, क्योंकि मैंने अभी कम से कम 20 भाइयों को भेजी है। स्पीड पोस्ट में 80 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन ये 80 रुपये बच सकते हैं। कैसे? अगर उस स्पीड पोस्ट को पुराने ज़माने की तरह के कौन लेकर चला जाए? कबूतर। कबूतर अगर लेकर चला जाए तो स्पीड पोस्ट के 80 रुपये बच जाएंगे भाई। या फिर आप मेरे पास में भेजें भाई, कहाँ से? सिरसा से, हिसार से, यमुनानगर से, चंडीगढ़ से, तो स्पीड पोस्ट के 80 रुपये बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? किताब का वजन 640 ग्राम है। ठीक है दोस्तों, अगर कबूतर लेके जाएं तो मेरे स्पीड पोस्ट के 80 रुपये बच जाएंगे। नेक्स्ट, गाय और बकरी। दोस्तों भैंस का दूध तो मिल जाता है, फिर भी आपको 50 45 गांव में, शहर में नहीं। शहर में तो 70 75 भी है, तो गांव में 45 भी है और 50 भी है दोस्तों। लेकिन जो भैंस का तो दूध मिल गया, गाय का और जो बकरी का दूध है ना, ये जल्दी से मिलता नहीं है। 60 रुपये मिलता है। कई बार जब बीमार वगैरह हो जाता है ना इंसान, और कोई बोलता है अरे भाई इसको बकरी का दूध पिला दो, इसको गाय का दूध पिला दो, उस समय बड़ा महंगा खरीदना पड़ता है। 60 रुपये किलो। कितना? 60 रुपये का किलो दूध खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट, चिंपांजी और आलू। दोस्तों आलू की दोस्ती है इंसान से बहुत ज़्यादा, खाता है, बहुत ज़्यादा आलू खाता है। चिंपांजी जो है ना, वो इंसान का एक फैमिली का सदस्य है। तो भाई जब इंसान के गुणसूत्रों के 46 है, तो चिंपांजी के और आलू इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है। कितने? 48। नेक्स्ट, प्याज। दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टमाटर और चावल जिनके गुणसूत्र 24 रुपये है, टमाटर क्या रेट है? 24 है। चावल क्या रेट है? 24 है। अरे बना देना, आज चावल फ्राई कर दे यार, जीरा राइस बना दे, थोड़े से टमाटर भी डाल देना और प्याज भी। ओके, प्याज क्या रेट है? 16 रुपये। क्या है? 16 रुपये। और दोस्तों कंगारू के गुणसूत्र भी कितने हैं? 16 ही है। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार 2 बार सुनेंगे, मन में बैठाएंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आता है दोस्तों पशु और उनका गर्भकाल। बहुत सारे पशु हैं और उनका गर्भकाल एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाथी या हाथीनी, जो भी कुछ बोलें, तो इसका गर्भकाल होता है दोस्तों 22 महीने कह सकते हैं, या 624 दिन। कितना? 624 दिन। नेक्स्ट, ऊंट 400 दिन, गधा 365 दिन, घोड़ा 330 दिन, भैंस 300 दिन, गाय 280 दिन। अब यहाँ पे आप एक शब्द मत बोल देना मेरे भाई, क्या कि गुरुजी आपने हाथी, ऊंट, गधा, घोड़ा लिखा है, यहाँ पे हाथी नहीं, ऊंट नहीं, गधी, घोड़ी क्यों नहीं लिखा? अरे भाई यही लिखा मिलता है बुक्स में भी, एग्जाम में भी यही आएगा आपको। हाथी नहीं मिलेगा, ऊँटनी नहीं मिलेगा, गधी नहीं मिलेगा, घोड़ी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको यही मिलेगा जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई? ओके, भैंस का भैंस मिलेगा, लेकिन भैंसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और गाय का गाय मिलेगा। नेक्स्ट, बाघ का होता है दोस्तों, यानी कि बाघ नहीं, बाघिन जो होती है, 155 दिन। बकरी 151 दिन होता है गर्भकाल। शेरनी 120 दिन। सूअर 114 दिन। चित्ता 95 दिन। ठीक है दोस्तों। भेड़िया का जो गर्भकाल होता है 63 दिन का होता है दोस्तों। कुत्ता 63 दिन। बिल्ली 50 दिन। गिलहरी 40 दिन।
और चूहा 19 से 21 दिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गोरिल्ला। गोरिल्ले का होता है दोस्तों 8.5 महीना। कितना? 8.5 महीना। नेक्स्ट, चीता 95 दिन बता दिया। ओके। खरगोश 28 से 35 दिन। दरियाई घोड़ा 8 महीना। व्हेल मछली 17 महीने के आसपास। जिराफ 13 से 15 महीने होता है दोस्तों इनका गर्भकाल। ओके दोस्तों, ये तो थे इनके गर्भकाल विभिन्न पशुओं के। अभी जानते हैं पशुओं के प्रमुख रोग। देखिए, अगर आपने अपना बना रखा है रजिस्टर तो वेल एंड डन, अगर नहीं बना रखा है तो रजिस्टर बना लो भाई। ठीक है, रजिस्टर बना लो, उसको मेंटेन कर लो तो ईजिली याद हो जाएगा, फिर लिख भी लो। अगर लिखने की प्रॉब्लम है तो भाई हरियाणा मुस्कान बुक मार्केट में अवेलेबल है। गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, 4 जिलों में। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल आपके ज़िले में तो भाई साहब व्हाट्सएप नंबर, क्या व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर व्हाट्सएप करके आप मेरे से ये 22 स्पीड पोस्ट मंगा सकते हैं। और चार्ज कितना लगेगा आपको बता दिया है मैंने। कबूतर के गुणसूत्र कितने? 80 रुपये। अगर कबूतर से मंगा सकते हो तो आपके 80 रुपये बच जाएंगे। कबूतर भेज देना भाई। नहीं कबूतर है तो मेरे पास तो है नहीं। स्पीड पोस्ट से जाएगी गाड़ी, क्या श्यों करके किताब पहुंच जाएगी आपके पास, और 80 रुपये स्पीड पोस्ट का लगेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो 80 रुपये स्पीड पोस्ट के लग गए तो मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। नहीं, टोटल जो मार्केट रेट आपको 280 में मिल रही है बुक, यहाँ से भी आपको लगभग उतने ही चार्ज में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अभी देखते हैं पशुओं के रोग, पशुओं के प्रमुख रोग। ओके भाई, रोग का नाम है खुरपका, मुंहपका। क्या नाम है? खुरपका और मुंहपका। अभी इस रोग का कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों वायरस। क्या होता है? वायरस। और दोस्तों ये प्रभावित पशु कौन कौन से हैं? सभी पालतू पशु, सभी पालतू पशु जो है ना, इनको खुरपका और मुंहपका रोग हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में गाय और भैंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। भैंसों में और भी ज़्यादा देखने को ये रोग मिलता है। एक्चुअल में गाय भैंस में ज़्यादा देखने को मिलता है और उनमें भी भैंसों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये रोग क्या है? सभी पालतू पशुओं का है। नेक्स्ट, पोकनी रोग। दोस्तों जो पोकनी रोग है वो वायरस के कारण होता है। और किस किस पशु में होता है? गाय, भैंस, भेड़ और सूअर, इनमें होता है पोकनी रोग। नेक्स्ट, चेचक रोग। ये भी वायरस के कारण होता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। नेक्स्ट दोस्तों, गलघोटू। गलघोटू गाय और भैंस को होता है, लेकिन कारण क्या है? जीवाणु है। यहाँ पे वायरस नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वायरस नहीं है, क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट, गिल्टी रोग। इसका कारण भी दोस्तों जीवाणु है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा इनको होता है। नेक्स्ट, लंगड़ा बुखार। इसका कारण भी जीवाणु है। गाय और भैंस को ये होता है। देखो दोस्तों, लंगड़ा जब बुखार होता है ना तो पशु खड़ा नहीं रह सकता, चल भी नहीं सकता, वो बैठ जाता है बार बार। इसी को, और शरीर में क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर खड़े होने की ताकत, चलने की ताकत खत्म हो जाती है, तो इसे बोलते हैं लंगड़ा बुखार। नेक्स्ट, थनैला रोग। थनैला रोग दोस्तों ये जीवाणु के कारण होता है और थन के अंदर होता है, तो सभी पालतू पशुओं के थन को प्रभावित करता है। सभी पालतू पशुओं के थन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, क्षय रोग यानी कि तपेदिक यानी कि टीबी। दोस्तों क्षय रोग जीवाणु गाय, भैंस, भेड़ और बकरी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अफारा रोग। अफारा यानी कि पेट फूल जाना। ये दोस्तों दूषित भोजन खाने के कारण होता है। जब गैस्ट्रिक अंदर बन जाती है, जब विषैला भोजन चला जाता है पेट में। और होता किसको है? जुगाली करने वाले पशुओं को। ऐसे पशु जो खाना खाने के बाद बैठ करके मुंह को जुगाली करते हैं मुंह से और चबाते रहते हैं, ऐसे पशुओं में अफारा रोग होता है। नेक्स्ट, रानीखेत, फाउल पॉक्स और बर्ड फ्लू। ये दोस्तों वायरस के कारण होते हैं और मुर्गियों का रोग है। कौन सा? मुर्गियों का। नेक्स्ट, फाउल कॉलरा और संक्रामक कोराइजा, ये जीवाणु के कारण होता है और दोस्तों ये भी मुर्गियों का रोग है।
दोस्तों ऊपर शायद मैंने गलत बोल दिया, रानीखेत फाउल पॉक्स बर्ड फ्लू ये वायरस से होता है। किससे? वायरस से। और ये जो फाउल कालरा संक्रामक कोराइजा है ये जीवाणु से होता है। ठीक है, और दोनों क्या है? मुर्गियों के प्रमुख रोग हैं। ओके दोस्तों, ये तो थे हमने पढ़े रोग। अभी जानते हैं पशुओं का जीवन काल। क्या? पशुओं का जीवन काल। अभी आप बोलेंगे सर बड़े कमाल की बात कही है किसी ने, क्या कि आज ही सारा पढ़ाओगे? हाँ जी, आज ही पढ़ाएंगे। क्यों? एग्ज़ाम सर पे हैं, नोट्स बनाने हैं, आपने याद करना है। 2 बार वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो बुक्स लेके आएंगे। कहाँ से? मार्केट से। और एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल दिए गए हैं। आज तक आपने हरियाणा जीके की ऐसी बुक पढ़ी नहीं होगी दोस्तों। इतनी मेहनत से, इतने ज़्यादा कंटेंट्स के साथ, इतना ज़्यादा वैरायटी के साथ, और ये लगा लो कि उस बिल्कुल त्रुटि रहित बुक को तैयार किया है। ठीक है, अभी जानते हैं पशुओं का जीवन काल। ओके, गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय का दोस्तों 16 से 20 वर्ष होता है। कितना? 16 से 20 वर्ष। कुत्ता 10 से 15 वर्ष इसकी आयु होती है, जीवन काल होता है। भेड़ 12 से 16 वर्ष होता है भेड़ का। भैंस का 20 से 25 वर्ष। नेक्स्ट दोस्तों, बकरी का होता है 12 से 16 वर्ष। हाथी 65 से 70 वर्ष तक जीता है। कितना? 65 से 70 वर्ष तक जीता है। जिराफ 33 से 35 वर्ष तक इसकी आयु होती है। सूअर 14 से 16 वर्ष। घोड़ा 45 से 50 वर्ष तक जीता है। ऊंट 35 से 40 वर्ष तक इसकी आयु होती है, जीवन काल होता है। शेर 30 से 32 वर्ष। कछुआ 150 वर्ष तक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हेल मछली 30 से 70 दोस्तों, 30 से 70 वर्ष तक जीती है। गिद्ध पक्षी 55 वर्ष। चिंपांजी 44 वर्ष तक। और हंस 102 वर्ष दोस्तों ये तो पढ़ा हमने जीवन काल। अभी जानते हैं पशु और उनकी प्रमुख नस्लें। क्या है? पशु कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले एक कमाल की बात जरूर सुन लेते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, अरे क्या कह दिया भाई इस बार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। आपकी पढ़ाई का अगर यही जज्बा रहा ना, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा मेरे भाई। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, बस मेहनत करते रहिए, सुनहरा कल भी निकलेगा। और अभी जानते हैं पशु और उनकी प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले गाय के बारे में जानते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गिर किसकी नस्ल है? लाल सिंधी किसकी नस्ल है? साहिवाल किसकी है? देवनी बद्री किसकी है? तो दोस्तों ये जो गाय है इसमें भी एक तो है स्वदेशी दुग्ध नस्ल और दूसरी है स्वदेशी भारवाही नस्ल। एक तो ज़्यादा दूध देने वाली है, एक है भारवाही। दोनों स्वदेशी है। लेकिन क्वेश्चन वो आपसे स्वदेशी दुग्ध नस्ल के बारे में पूछ सकता है या सीधा पूछेगा गिर किसकी नस्ल है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले स्वदेशी दुग्ध नस्ल। इसकी होती है गिर, लाल सिंधी, साहिवाल, देवनी और बद्री। ये गाय की स्वदेशी दुग्ध नस्ल है। अब है गाय की स्वदेशी भारवाही नस्ल। हलीकर, अमृत महल, खुल्लारी, बरगुर, उब लैक्मी और अलमबादी। यह है स्वदेशी भारवाही नस्ल किसकी? गाय की। नेक्स्ट, गाय की ही दोस्तों और भी 2 नस्ल हैं, स्वदेशी दुग्ध एवं भारवाही, यानी कि दुग्ध भी है और हैवी भी है। तो इनमें कौन कौन सी है? थारपारकर, हरिया, कंकरेज, ओंगोल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कंकरेज वाला कई बार पूछा गया है। थारपारकर ये किसकी नस्ल है, इतना ही पूछा गया है। भारवाही दुग्ध है या सिर्फ दुग्ध है या विदेशी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। सीधा क्या पूछा है? कंकरेज किसकी नस्ल है। लेकिन हमने आपको गहराई से बताया है। क्यों? हो सकता है इस बार ऐसा पूछ ले। नेक्स्ट, अभी आते हैं विदेशी दुग्ध नस्ल। जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, ओके, ब्राउन स्विस और रेड डेन। यह है विदेशी दुग्ध नस्ल दोस्तों किसकी? गाय की।
ओके, नेक्स्ट अभी जान लेते हैं भेड़ की। जस्ट ए मिनट। ओके, भेड़ की सबसे पहले स्वदेशी नस्ल और उसके बाद विदेशी नस्ल। जो स्वदेशी नस्ल है इसमें क्या है, मेचेरी, चेन्नई लाल, डेक्कानी, मारवाड़ी, गद्दी, केंद्रपाड़ा, गरोल, चेवाड़ू, ये क्या है, स्वदेशी नस्ल है। अभी विदेशी नस्ल कौन कौन सी है भेड़ की, डोरसेट, सफोक, मैरिनो, रामबाइलेट, चेवियोट, साउथ डॉन, यह है विदेशी नस्ल भेड़ की दोस्तों। ठीक है, याद करना आपका काम, बताना मेरा काम, और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डालना HSSC का काम। तो उसका काम हमने पूरी तरह नहीं होने देना है, क्योंकि उसका जो काम क्या है, क्वेश्चन को डालना और आपका आंसर नहीं देना, ये उसका मेन मुद्दा है। लेकिन आप आंसर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है ना, कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी जानते हैं बकरी। बकरी की जो बकरी है उसकी स्वदेशी और विदेशी नस्ल कौन कौन सी है। पहले स्वदेशी, जमुनापारी, बिट्टल, बारबरी, टेली केसरी, सिरोही, उस्मानबादी, मालाबारी, चेग्गू, चंगठंगी, तेरेसा, कोड़ी आदू, ये क्या है दोस्तों, स्वदेशी नस्ल है बकरी की। अभी बकरी की विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, सानेन, अल्पाइन, एंग्लो न्यूबियन, टोगेनबर्ग, अंगोरा, अर्बोअर, यह है विदेशी नस्ल बकरी की। नेक्स्ट दोस्तों, घोड़ा। घोड़े की जो स्वदेशी नस्ल है वो जान लेते हैं पहले, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, सपीती, भूटिया और जांसकारी, यह है घोड़े की स्वदेशी नस्ल। नेक्स्ट, विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, अरबी, पोलिस, कोनमारा और हैफलिंगर, यह है विदेशी नस्ल घोड़े की दोस्तों। ओके, अब जानते हैं भैंस। भैंस की कौन कौन सी नस्ल है, मुर्रा, पसंद है ना, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गाय है, भैंस है, सॉरी बहुत ज़बरदस्त भैंस है। हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है, हरियाणा का काला सोना कहा जाता है इस भैंस को, मुर्रा। भदावरी, सुरती, जाफराबादी, महसाणा, नागपुरी, नीली रवि, टोडा, पंढरपुरी और बन्नी, दोस्तों ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। सुनी कभी इतनी नहीं सुनी, हम सुनाने के लिए बैठे हैं ना, इसलिए, क्योंकि HSSC हरियाणा मुस्कान पुस्तक को ही उठाने वाला है इस बार एग्जाम के लिए। क्या है, हरियाणा मुस्कान पुस्तक को ही उठाने वाला है एग्जाम सेट करने के लिए। नेक्स्ट, मुर्गी। मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें हैं, देखिए, लेग हॉर्न, मिनोर्क, कॉर्निश। अब है सुअर। सुअर की है हेम्पशायर, लॉन्ड्रेश, यॉर्कशायर, यह है दोस्तों सुअर की नस्ल। खरगोश, वाइट जॉइंट, ग्रे जॉइंट, फ्लेमिश जॉइंट, न्यूजीलैंड वाइट, न्यूजीलैंड रेड और कैलिफोर्नियन सोवियत चिनचिला, चिनचिला। ओके, ये होगी दोस्तों खरगोश की। नेक्स्ट है ऊँट की। ऊँट की दोस्तों नस्ल है बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी, ये क्या है, ऊँट की नस्लें हैं दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक था हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां, वो भी इसके साथ में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि इसको भी कवर करना थोड़ा सा जरूरी था, तो वो भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जस्ट ए मिनट। इस टॉपिक को डालने का एक ही रीज़न था, क्योंकि जो बुक के अंदर पेज के नीचे जगह बची हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि जगह वेस्ट की जाए। ठीक है ना, हर जगह की थोड़ी थोड़ी जगह की भी कीमत होती है। तो भाई हरियाणा में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे भी। सबसे पहले विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछा है दोस्तों। सिर्फ क्या पूछा है, चुनाव चिन्ह, तो उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह रहा है। 24 मार्च 1967 को स्थापना हुई थी राव बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा। याद रखेंगे, राव बीरेंद्र सिंह जी, 24 मार्च 1967 और उगता सूरज इसका चिन्ह। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा विशाल पार्टी। दोस्तों इसका चिन्ह क्या है, इसका जो चिन्ह है वो है गुड्डा गुड़िया। हरियाणा विशाल पार्टी गुड्डा गुड़िया 1991 में
चौधरी बंसीलाल ने 1996 में पहली बार सरकार बनी थी, किसकी? हरियाणा विकास पार्टी की। और दोस्तों 14 अक्टूबर 2004 में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था, किसका? हरियाणा विकास पार्टी का। ठीक है। नेक्स्ट है INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चश्मा है भाई। क्या है? चश्मा। 1987 में स्थापना हुई चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा। नेक्स्ट हजका पार्टी का है नाम पूरा हरियाणा जनहित कांग्रेस और इसका चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर। 2 दिसंबर 2007 और चौधरी बसंत लाल जी के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट हलोप्पा हरियाणा लोकहित पार्टी, चुनाव चिन्ह पतंग। 2014 में गोपाल कांडा जी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट JJP जननायक जनता पार्टी इसका पूरा नाम है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? चाबी। 9 दिसंबर 2018 दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट हरियाणा जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? आंसर क्या है? विनोद शर्मा। नेक्स्ट अपना भारत मोर्चा पार्टी का गठन किसने किया? पूर्व कांग्रेसी नेता अशोक तंवर ने। कब किया? 25 फरवरी 2021 को। वो करंट का क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किसने किया? दोस्तों ये किया राजकुमार सैनी ने सितंबर 2018 में और चुनाव चिन्ह क्या है? ऑटो रिक्शा। अभी हम फिर दोबारा आ गए हैं किस पे आ गए हैं दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री। अभी इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा, किस में कौन सा अम्ल है, इसके बाद रंग और उसके वर्णक, उसके बाद देश की प्रमुख क्रांतियाँ, उत्पादन क्रांतियाँ, और उसके बाद दोस्तों अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण शाखा है। इन सभी को आज हम कवर करेंगे। लंबा वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है किस चीज़ से? अगर 5-6 क्वेश्चन छूट गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो किस में कौन सा अम्ल होता है इसको भी थोड़ा याद कर लेते हैं। अगर जहाँ ट्रिक बनी वहाँ हम ट्रिक से भी इसको पढ़ेंगे। पहला है फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? लाल चींटियों और बिच्छू के डंक। क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। कैसे? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, क्या आपके घर में लाल चींटी और बिच्छू मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फार्म में मिलेंगे भाई। कहाँ मिलेंगे? फार्म में मिलेंगे। ठीक है। बड़े बड़े फार्म होते हैं, फार्म हाउस वगैरह देखे होंगे ना, बड़े क्या छोटे में मिल जाएंगे। तो भाई जो लाल चींटियाँ है और बिच्छू का डंक यानी कि दोनों चीज़ों क्या है? फार्म में मिलते हैं, इसी वजह से उनमें फॉर्मिक अम्ल होता है। सिंपल ट्रिक याद करने के लिए। नेक्स्ट साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टे फल, नींबू और संतरा। क्या है? खट्टे फल और नींबू और संतरा। देखिए साइट्रिक अम्ल, इसकी ट्रिक क्या होगी? बच्चा साइकिल लेकर बाजार गया, दुकान वाले से मीठे फल की जगह खट्टे फल लेके आ गया। बच्चा साइकिल लेके बाजार गया और दुकान वाले से मीठे फल लाने के बजाय खट्टे फल लेके आ गया। कौन कौन से भाई? नींबू कह लो, संतरा कह लो, या अन्य कोई भी खट्टे फल। तो भाई साइकिल लेके कौन गया? बच्चा बाजार गया, लेकिन दुकानदार वाले से मीठे फल लाने के बजाय क्या ले आया? खट्टे फल लेके आ गया। साइट्रिक, साइकिल याद रखेंगे। नेक्स्ट बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? घास, पत्ते, मूत्र। ठीक है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल इसको कैसे याद करेंगे? देखिए घास पत्ते, क्या घरों में घास पत्ते मिलते हैं? भाई कहीं 1-2 पेड़ होते मिल जाते हैं, वरना नहीं मिलते। सूखी घास पत्ते कहाँ? बंजर भूमि में जो होती है ना, कम उपजाऊ भूमि, वहाँ पे सूखापन होता है। सूखी घासें मिल जाएगी आपको, जो कम बंजर होती है, इस हिसाब से कह लो। तो जो बेंजोइक यानी कि बंजर भूमि घास पत्ते वगैरह उगाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अम्ल हो गया? बेंजोइक अम्ल। घास पत्ते में बेंजोइक अम्ल हो गया। नेक्स्ट दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल यह है दोस्तों सारेल के वृक्ष और टमाटर। क्या है? सारेल के वृक्ष और टमाटर। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फलों के रस और सिरका। क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फलों के रस और सिरका। देखिए एसिटिक कैसे याद करेंगे? एसिडिटी। जब एसिडिटी हो जाती है पेट में, क्या हो जाती है? पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो होती तो पेट में है, लेकिन पूरा सर भी दर्द करने लगता है। सिर का पूरा सर भी दर्द करने लगता है। फिर क्या करेंगे आप? भाई फलों का रस पिएंगे। क्या करेंगे?
फलों का रस पिएंगे ताकि वो एसिडिटी दूर हो जाए। अभी हम कुछ तीखा नहीं खाएंगे, अभी हम कुछ ऐसा नहीं खाएंगे जिससे कि पेट में गैस्ट्रिक बने, अभी हम तला हुआ नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे भाई? फलों का रस दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्या करें, एसिडिटी बनी हुई है। ठीक है, एसिडिटी यानी कि एसिडिटी बनी हुई है तो फलों का रस खाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से सिर में दर्द हो गया, सिर का। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकरी और सोरा, फिटकरी और सोरा। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश। क्या है? हरा कशिश। नेक्स्ट, टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा दोस्तों? इमली, अंगूर। भाई टार क्या है? ये टार, टार से बना लार। आपकी लार आती है कभी? हाँ आती है। हाँ, जब इमली देख लेना, इमली तो मुंह में लार आ जाती है। अंगूर को देख के लोमड़ी के मुंह में लार आ गई थी, याद है ना? लोमड़ी के मुंह में लार आई थी अंगूर को देख के, और इमली को देख के हम लोग को भी मुंह में लार आ जाती है। कई बार आती है, हमेशा नहीं आती है। ठीक है, तो भाई इमली को देख के अच्छे अच्छे को मुंह में लार आ जाती है, और अंगूर को देख के लार आई थी किसके? लोमड़ी के मुंह में। लार बोले तो टार, टारटेरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दूध। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दूध। देखिए, दूध जो होता है ना, बोलते हैं दूध में सारे विटामिन्स होते हैं, दूध में सारे विटामिन्स होते हैं, इसको पीना चाहिए। अरे क्या बात है भाई, आपने तो लाख टके की बात कह दी। हाँ जी, दूध में सारे विटामिन्स होते हैं, इसको पीना चाहिए। आपको हर एक विटामिन अलग अलग जगह से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूध पियो दबा के। ओके, और भाई मैं दही खा लूँ तो? अरे भाई तो दही भी खा ले। दूध और दही दोनों में लैक्टिक अम्ल होता है। भाई वाह, क्या लाख टके की बात कही आपने, लाख टके की बात कही है। दूध और दही खाओ, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बहुत ज़बरदस्त रहेगा सेहत के लिए। नेक्स्ट, यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यूरिया दोस्तों, मूत्र। ठीक है, यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मूत्र। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल का क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? पाचक रस। पाचक रस दोस्तों, हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। हाँ जी, पाचन रस। हमारा भोजन काफ़ी भोजन तो यहीं पर जाता है आमाशय में, HCl होता है ना। जब भोजन आमाशय में जाता है तो HCl वहाँ पे इसके साथ क्रिया करता है, और काफ़ी भोजन यहीं पे पच जाता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट, मौलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मौलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों सेब। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा फ्रूट्स में सेब है ना, काफ़ी महंगा होता है बाकी फ्रूट्स की अपेक्षा। सेब बाकी फ्रूट्स की अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है। दुकानदार से बोला भाई सेब क्या भाव है? बोलो भाई 170 रुपये किलो। क्या बात कर रहे हैं यार, थोड़ा सा सही लगा ले। नहीं भाई, 170 रुपये किलो गए हैं, 140 तो हमें पड़ रहा है, तो ठीक है 160 लगा ले। तो हम क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। सेब जब खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। ठीक है ना भाई, कम कर लेना थोड़ा सा यार, 10 रुपये कम कर ले यार, 20 रुपये कम कर ले, ऐसे करते हैं कुछ लोग। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखिए भाई, दुकानदार भी बेचारा 2 पैसा कमाने के लिए बैठा है ना, तो कम नहीं करवाना चाहिए, इतना ज़्यादा भी कम नहीं करवाना चाहिए कि उसने बोला 170 और आप 130 पे अड़े हुए हो। ठीक है, 160 में ले आओ भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना। 150 मान जाए तो ठीक है, वरना टाल से भाई, ज़्यादा मोल भाव नहीं करना है। ठीक है, एक बार बोला उसको भाई 160 ले ले, बोला ओके दे दे यार, बस कहानी खत्म। तो मोल भाव किस लिए करते हैं? मौलिक यानी कि मोल भाव करते हैं जब हम सेब खरीदते हैं। नेक्स्ट, टैनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यहाँ पे अम्ल 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? चाय। क्या है? चाय। देखिए, हम सुबह उठते हैं तो दैनिक रूप से क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। दैनिक यानी कि टैनिक, दैनिक टैनिक। सुबह उठते हैं, पानी पुनी पिया नहीं पिया, बहुत से लोगों की आदत होती है बस चाय चाहिए उठते ही। क्या चाहिए? चाय चाहिए। वो चाय बना देना, इतनी देर क्यों कर रखी है, क्या बात होगी, अभी तक चाय ना आई। तो हमारी दैनिक हैबिट बन गई है, चाय बना दे बेटा मुस्कान। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई हैबिट बन गई है हमारी चाय पीने की। तो टैनिक यानी कि टैनिक यानी कि दैनिक चाय पीने की हैबिट बन गई है। तो टैनिक अम्ल होता है किसमें? चाय में। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आ जाता है रंग और उनके वर्णक, यानी कि प्याज में जो लाल रंग का होता है वो किस कारण होता है, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जहाँ ट्रिक आएगी वहाँ ट्रिक से याद करेंगे, जहाँ ट्रिक नहीं आएगी वहाँ छोड़ देंगे।
तो सबसे पहले क्या है, प्याज में लाल रंग किस कारण से होता है। दोस्तों प्याज में लाल रंग, सेब का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे। तो पहले प्याज का लाल रंग, ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन, देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है साइनिन, यानी कि शाइनिंग। देखिए गाजर, सेब तथा प्याज खाने से चेहरे पे शाइनिंग आ जाती है। अब आप बोलेंगे यार गाजर और सेब तो मान गए, ये प्याज खाने से कैसे शाइनिंग आती है। भाई मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, गर्मियों में अगर लू से बचना है, गर्मियों में अगर लू से बचना है ना, तो रोज़ 2-3 प्याज खाओ, आपके चेहरे पे शाइनिंग बनी रहेगी, ठीक है ना। गर्मियों में अगर लू से बचना है, गर्मी से बचना है, तो 2-3 प्याज तो खानी ही खानी है आपने, वो भी खास करके कच्चा प्याज, ठीक है, सलाद के रूप में, तो शाइनिंग बनी रहेगी, ठीक है। प्याज में लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि शाइनिंग बनी रहेगी, आपका चेहरा लाल रहेगा एंथोसाइनिन के कारण। ओके, नेक्स्ट, पपीता में पीला रंग किस कारण से होता है। तो पपीते का जो पीला रंग है दोस्तों, केरी कजेंथिन के कारण, भाई पढ़ लेना, केरी कजेंथिन के कारण। तो भाई केरी कजेंथिन यानी कि पपीते का जो रंग है करी के जैसा होता है, करी कढ़ी के जैसा। पपीता जो देखा है ना हमने, पीला होता है, तो भाई केरी यानी कि कढ़ी, केरी यानी कि कढ़ी, पपीते का रंग कढ़ी के जैसा होता है। बाकी वो पीछे का ऑटोमेटिक वहीं पर एडजस्ट हो जाएगा शब्द, बस कढ़ी को आप याद कर लो। पपीते का पीला रंग होता है ना, तो भाई कढ़ी का जैसा होता है ना, कढ़ी घर में बनती है, कुछ लोग तो नॉर्मल कढ़ी बना लेते हैं, कुछ बनाते हैं पकौड़ी डाल के, क्या मज़ा आता है। हमारे तो घर में भाई पकौड़ी डाल के बनाती है मिसेज, पानी आ गया, कोई बात नहीं, मुंह में पानी आ गया। तो पपीते में पीला रंग केरी यानी कढ़ी का जैसा, केरी कजेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, अभी आ गया प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है। दोस्तों अब ऊपर हमने पढ़ा था प्याज में लाल रंग, अब यह है प्याज में पीला रंग किस कारण से होता है। ये होता है क्वेरसिटिन के कारण। क्या है, क्वेरसिटिन के कारण। अभी दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सीटी, और एक है कवेर, कवर करना, सीटी, सीटी कवर। भाई एक बार क्या हुआ था, प्याज है ना 100 रुपये किलो हो गई थी। क्या है, प्याज 100 रुपये किलो हो गई थी, तो पूरे सिटी में मिलना ही बंद हो गया था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। और जिसको देखो उसी का रंग, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लग गया था। क्यों पड़ने लग गया था, क्योंकि जब तक आप प्याज खाओगे नहीं तो शाइनिंग आएगी नहीं आपके चेहरे पे। जब आप प्याज खाओगे तभी तो शाइनिंग आएगी चेहरे पे। शाइनिंग कब आएगी, जब आप प्याज खाओगे, तो लाल रंग वाली प्याज खानी है। जब सीटी में मिलनी बंद हो जाएगी तो पीला रंग हो जाएगा आपके चेहरे का, क्योंकि आप प्याज नहीं खा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो क्वेरसिटिन यानी कि पूरे सिटी के अंदर कहीं भी, पूरा सिटी मैंने कवर कर दिया, पूरा सिटी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी प्याज नहीं मिली। क्यों, हर जगह देखो 100 रुपये किलो रेट हो गया था। तो जब दूर दूर सिटीज़ में 100 रुपये किलो मिल रहा है वहाँ पे, तो हमारे यहाँ सप्लाई कैसे होगी, यहाँ तो हो ही नहीं रही है सप्लाई। नेक्स्ट, गाजर में नारंगी रंग किस कारण से होता है। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। कैरेट बोलते हैं ना गाजर को, क्या बोलते हैं, कैरेट बोला जाता है अंग्रेजी में। तो कैरोटीन को आप यहाँ पे याद रखेंगे। लेकिन गाजर का जो लाल रंग है दोस्तों, वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है। कड़वाहट किस कारण से होती है बादाम में। तो बादाम में जो कड़वाहट होती है दोस्तों, वो होती है एमाइलेडिन के कारण। क्या है, एमाइलेडिन के कारण। ए माई यानी कि माँ, ए माँ ले बादाम खा, ए माँ ले बादाम खा। इन तीनों शब्दों को अलग अलग कर लो। कैसे, ए माँ माई, ठीक है, ले बादाम खा। तो भाई ए माँ ले बादाम खा, मुझे ही हमेशा खिलाती रहती है, मेरी आदत अच्छी रहे, माँ तू भी खा बादाम, ए माई लेडीन बादाम खा। तो बादाम में कड़कड़ाहट किस वजह से होती है, ए माई लेडीन के कारण। नेक्स्ट, खीरे में कड़वाहट किस कारण से होता है। खीरे में कड़वाहट ये होता है दोस्तों कुकुर बिटेसिन के कारण। कुकुर बिटेसिन के कारण। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है खीर किस में बनती है। ये खीरा है ना, खीरा, यहाँ से शब्द आया हमारा खीर। किस में बनाते हैं भाई, या तो बनाएंगे छोटे पतीले में, या बनाएंगे बड़े पतीले में, या बनाएंगे देगची में, देसी भाषा में। कभी देखा आपने कुकर में खीर बनाते हुए। कुकर में खीर कौन बनाता है भाई, कुकर में तो आलू बॉईल किया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, ठीक है ना, और भी कई चीज़ें उबाली जाती है, चना उबाला जाता है। लेकिन कुकर में खीर, भाई कुकर में खीर बनाते हुए आपने देखा कोई भी ना।
तो भाई जो खीरे में जो कड़वड़ाहट है वो किस वजह से आई, क्योंकि आपने कुकर में खीर बना दी। भाई जब कुकर में खीर बनेगी तो कड़वड़ाहट आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वो नीचे से लग जाएगा और ऊपर सीटी बजेगी, वहाँ से भी निकल जाएगा। तो भाई खीर में कड़वड़ाहट यानी कि खीरे में कड़वड़ाहट क्यों आई, क्योंकि आपने खीर किस में बना दी, कुकर में बना दी। माँ खीर किस में बनाओगी, तो माँ बोली कुकर में बनाऊंगी। ना ना माँ ऐसा मत करिए, कड़ी हो जाएगी खीर, नीचे से लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, करेले में कड़वाहट किस कारण से होता है, करेले में कड़वाहट किस कारण से होता है। ये होता है दोस्तों मेमोर्डी कोसाइट। क्या होता है, मेमोर्डी कोसाइट। देखिए करेले को कौन खाना पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। खास के तारक मेहता देखा होगा आपने, खास करके उसको वाइफ उसकी क्या पिलाती है, करेले का जूस पिलाती है। तो भाई कई बार घरों में भी होता है कि मम्मी क्या बोलती है, बेटा करेले का जूस पी ले, तो हम क्या बोलते हैं, मम्मा, देखे मैमो, मम्मा, यहाँ से शब्द है मैमो, मम्मा करेले को साइड करो, मुझे नहीं खाना, करेले को साइड करो, यहाँ पे साइट, मम्मा करेले को, यहाँ को आ गया, ये आ गया साइट, करेले को साइड करो, साइड कर दो भाई, मुझे नहीं इसका जूस पीना, ना ही मुझे खाना। तो मम्मा करेले को साइड करो, मुझे नहीं खाना। तो क्या हो गया, करेले का कड़वाहट किस वजह से है, मेमोर्डी को साइट, मेमो यानी कि मम्मा को, करेले को साइड यानी कि साइड कर दो, मुझे नहीं खाना है। नेक्स्ट, मिर्च में चरपराहट किस कारण से होता है। दोस्तों मिर्च में जो चरपराहट होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। किससे, कैप्सेसिन के कारण। आपने देखा है कई बार मिर्च जो है वो भाई गलती से हमारे कुछ ज़्यादा खाने में चली जाए और जीभ पे लग जाए, या मिर्च हमने हाथ से काटी है और उसको हाथ को हमने नहीं धोया है और गलती से आंखों में लगा लिया है, तो क्या सीन होता है, हा, ओ हो, देखने वाला देखता रह जाता है। मान लो हमें नहीं लगी वो मिर्च और किसी और की आंखों में लग गई है, जीभ भी उसकी जल गई है मान लो मिर्च से, तो देखने लायक सीन होता है। वो क्या करता है, हाँ ऐसे करता है। तो के सीन होता है जब मिर्च कोई खा लेता है, तीखी मिर्च, क्या सीन होता है, देखने वाला सीन होता है दोस्तों। ठीक है, कब होता है, जब कोई मिर्च खा लेता है बहुत ज़्यादा या किसी की आंखों में लग जाते हैं मिर्च, तो क्या देखने वाला सीन होता है। और एक बिना देखने वाला सीन भी होता है, जब हम शाम को बहुत ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं, ठीक है, तो सुबह देखने वाला सीन नहीं होता है। नेक्स्ट, बेल में कड़वाहट किस कारण होती है। दोस्तों बेल जो होती है ना, उसमें कड़वाहट किस कारण से होती है, मोरमोलोथसिन के कारण, मोरमोलोथसिन के कारण। नेक्स्ट, आलू में हरा रंग किस कारण से होता है। तो भाई आलू में हरा रंग जो होता है वो किस कारण से होता है, सोलेनिन। क्या है, सोलेनिन के कारण, या दूसरा कहीं जगह आपको मिल जाएगा सोलेन के कारण। क्या है, सोलेन। जब आप भाई मान लीजिए जब आप पूरा दिन सोते रहोगे, जब आप पूरा दिन लेटना, जब आप पूरा दिन सोते रहोगे तो भाई आलू की तरह मोटे हो जाओगे। क्या है, जब पूरा दिन सोओगे तो आलू के जैसे मोटे हो जाओगे। ठीक है ना, खा यार सो गया, एक्सरसाइज कौन करेगा, पढ़ेगा कौन, एसएससी का एग्जाम क्लियर कौन करेगा। तो भाई सोना कम है, आलू कम खाना है। आलू खाने के बाद में क्या है, बहुत ज़्यादा सोओगे, नींद आएगी और क्या हो जाओगे, सो गए आलू के जैसे हो जाओगे मोटे मोटे। नेक्स्ट, चुकंदर में लाल रंग किस कारण से होता है। ये होता है दोस्तों बेटाइन के कारण। किसके कारण, बेटाइन के कारण। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए बेटा बोला माँ, हाँ फलाने के यहाँ से नोता आया, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। हाँ ठीक है बेटा जा, एक काम करिए कन्यादान भी डाल दिए। कितना डालूँ बेटा, क्या कहते ब्याह है, बोला फलाना का ब्याह है। ओके बेटा 251 डाल दिए। ओके ठीक है माँ डाल दूंगा। अरे छोरा क्या खाएगा, सलाद में है ना चकुंदर ज़्यादा खाइए। बेटा क्या, बेटाइन, बेटा सलाद में चकुंदर ज़्यादा खाना ताकि चेहरे पे रौनक बनी रहे। क्या खाना, बेटा वैसे तो चकुंदर हम लोग लेके नहीं आते हैं घर में, क्यों नहीं लेके आते हैं, महंगी चीज़ है कौन लेके आएगा। ठीक है, तो बेटा चकुंदर खाना, चकुंदर तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तू भी खा खा के चकुंदर। ठीक है, ये नहीं है कि गया और जाके लग गया पूरी में और सब्जी में, वो तो घर पे मिल जाएगी। चकुंदर खाना भाई सलाद में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, शलजम या कहें सलगम में चरपराहट किस कारण से होता है। सलगम में चरपराहट किस कारण से होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्सल के कारण। क्या है, कैल्शियम ऑक्सल के कारण। इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट, मूली, मूली में तीखापन, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, तीखापन किस कारण से होता है। दोस्तों मूली में जो तीखापन होता है वो होता है आइसोसाइनाइट के कारण, आइसोसाइनेट के कारण। देखिए आइसो, आई यानी कि भाई,
साइड यानी कि साइड होकर सो, साइड होकर सो, तू ज़्यादा पादता है। भाई मूली खाने के बाद आपको पता है ना पाद आता है बहुत ज़्यादा। मूली जो खा ली, 3-4 मूली खा ली, पाद आएगा। आई भाई, सो साइड, सो साइड होके, फिर बताएं दोबारा, देखिए ये हो गया आई यानी कि भाई, ये हो गया सो साइड में होकर सो, साइड यानी कि साइड, भाई तो साइड में होकर सो, इधर मुंह मेरे पीछे पिछवाड़ा मेरी तरफ करके मत सो, एक साइड में होकर सो जा। पाता बहुत ज़्यादा है। क्यों पाता है? क्योंकि मूली का पराठा खाया है तूने। क्या खाया? मूली का पराठा खाया, इसलिए आई यानी कि भाई सो जा साइड में होकर। ठीक है, नेक्स्ट, पीपर में कड़वाहट किस कारण से होता है? दोस्तों ओलिमोरेसिन के कारण। किसके? ओलिमोरेसिन के कारण। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया लाइक यानी कि पसंद करना। देखिए टमाटर है ना, जब हम खाना खाने लगे तो टमाटर की सलाद हर कोई पसंद करता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सस्ता मिल जाता है, चकुंदर की तरह महंगा नहीं है, एक तो ये सस्ता मिल जाता है और हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है। गांव में भी दुकान पे मिल जाएगा, शहर तो छोड़ो, शहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई टमाटर को सभी लाइक करते हैं सलाद और सॉस आदि में। किसके कारण? किसमें? सलाद और सॉस में सभी लाइक करते हैं टमाटर को, इसी वजह से इसका रंग भी लाल होता है और हम भी लाल हो जाते हैं खा के। नेक्स्ट, आंवले में कसैलापन किस कारण से होता है? किसमें? आंवले में कसैलापन। दोस्तों ये होता है टैनिन के कारण। किसके? टैनिन के कारण। आपने देखा है आंवले का पेड़? देखा कभी आंवले का पेड़? किस किसने देखा? ओके, आपने देखा है। देखो आंवले का पेड़ में जब आंवले लगते हैं ना, तो उसकी जो टहनियाँ हैं, ये मान लीजिए टहनी हो गई, तो भाई ये जो टहनी है ना, इस पर आंवले बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, इस वजह से टहनी क्या है, पूरी झुक जाती है। टैनिन, आंवले के वजन की वजह से टहनी पूरी झुक जाती है, एक एक टहनी पे 50-50, 100-100 लग जाते हैं, और इसी वजह से वो जो टहनी के अंदर पूरा कसैलापन आ जाता है। टहनी में क्या आ जाता है? पूरा कसैलापन आ जाता है, कस जाती है बेचारी। जैसे हम मुझसे आंवले तोड़ेंगे ना, तब जाके वो ऊपर होती है। ठीक है, तो भाई कसैलापन किस वजह से आता है? टहनियों में टैनिन, क्योंकि आंवले बहुत ज़्यादा लगते हैं एक ही टहनी पे, तो आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण। नेक्स्ट, तिलहनों के तिल में पीला रंग किस कारण से होता है? भाई जो तिलहन होते हैं उसके तिल में जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? देखिए ये होता है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड। आप एक बात आइए, आप जब दुकान में गए और आप बोले भाई 20 लीटर तेल दे दें, बोला क्या काम है? बोला हमारे घर में क्या है, थोड़ा सा हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वजह से खाना खुना बहुत ज़्यादा बनेगा और 20 लीटर मेरे को सरसों का तेल चाहिए या 20 लीटर मुझे रिफाइंड का तेल चाहिए। तो भाई वो कैसे आपको तेल देगा ये बताइए? थैली में डाल के देगा? 20 लीटर तेल किस में डाल के देगा? थैली में नहीं भाई, क्योंकि थैली में कैरी करने में कैरी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्या वो टीन देगा आपको। क्या देगा? टीन देगा, और वो भी टाइट बंद करके। ठीक है, तिलहनों के तेल में पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि केराटिनाइज के कारण होता है। किसके कारण? केराटिनाइज के। भाई तिलहन का तेल लेके जाना है घर में, हम 1-2 लीटर तो तेल खरीद के नहीं लाते, कम ही लाते हैं। भाई गांव वाले हैं, घर में पूरे टीन की टीन रख देते हैं, चाहे डेली यूज के लिए चाहे कोई प्रोग्राम के लिए। तो भाई केराटिनाइन यानी कि कैरी करने में भी आसान होता है टीन में तेल ले जाना। अगर हम 20 लीटर लेके जाएंगे किसी में थैली में तो कहीं फट जाएगी, या बोतल में, बोतल आती नहीं है 20 लीटर की, तो केराटिनाइज्ड। ठीक है, याद हो गया, तिलहनों के तेल में पीला रंग केराटिनाइज के कारण होता है। नेक्स्ट, गाजर में लाल रंग, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एंथोसाइनिन, साइनिंग आ जाएगी गाजर हम लाल अगर हम खाएंगे तो। नेक्स्ट है, मिर्च में लाल रंग किस कारण से होता है? दोस्तों मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण। देखिए मिर्च में जो तीखापन था वो आपको बताया था मैंने, कैप्सेसीन के कारण, वहाँ था सीन, कैप्सेसीन तीखापन, लेकिन लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी आ जाती है दोस्तों देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ, देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ, और इसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं। लेकिन उत्पादन क्रांतियाँ पूरी करने से पहले एक कमाल की बात जरूर हो जाए। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या कही है भाई? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। क्या? दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख,
तू भी एक सिकंदर है। क्या बोला दोस्त? कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो दोस्त अपने आप को अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकालो, आप एक सिकंदर से कम नहीं हो। ये एचएसएससी के छोटे छोटे एग्जाम, अरे आप तो भाई यूपीएससी और एचसीएस क्लियर करने के लिए बने हो, ठीक है? तो तैयारी अच्छे से करो। नेक्स्ट, ये हमारे देश की प्रमुख उत्पादन से संबंधित क्रांतियाँ, इनको देख लेते हैं। देखिए, बादामी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला है दोस्तों, देखिए फटाफट करा रहे हैं हम, आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए। कृष्ण क्रांति या कहीं काली क्रांति, दोस्तों ये बायोडीजल उत्पादन से है। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, 1980 में आई थी। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपको वहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन ना मिलकर गेहूं उत्पादन में मिल जाए तो भी करेक्ट आंसर होगा, 1966-67 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट, हरित सोना क्रांति। भाई हरित सोना क्रांति, यह है बांस उत्पादन। ध्यान रखना, हरित क्रांति जो है वो है खाद्यान्न उत्पादन और हरित सोना क्रांति वो है बांस उत्पादन से। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप सभी को पता होगा, दूध सफ़ेद रंग का होता है। हाँ जी, तो श्वेत क्रांति जो है ना वो दूध उत्पादन से, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा 13 जनवरी 1970 गुजरात, याद रखेंगे ना। नेक्स्ट, नीली क्रांति का किससे संबंध है? मत्स्य उत्पादन से। क्या है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट, भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से। अगला, रजत क्रांति यानी कि सफ़ेद, रजत बोले तो सफ़ेद, अंडा उत्पादन से। किसका संबंध है? रजत क्रांति का। नेक्स्ट, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? अमृत क्रांति। भाई अमृत होता है पानी, पानी अमृत से कम नहीं होता है दोस्तों। तो नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति। नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। किससे? फल उत्पादन से। नेक्स्ट, सनराइज यहाँ कहे सूर्योदय क्रांति का किससे संबंध है? दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। किससे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु है सनराइज या कहें सूर्योदय क्रांति का संबंध। नेक्स्ट, गंगा क्रांति का संबंध, यह दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। गंगा क्रांति किससे संबंध है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। नहीं सुना आपने? सुन लीजिए, भिंडी उत्पादन से है परामनी क्रांति का संबंध। नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय, भाई सभी जितनी भी क्रांतियां हैं ना, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति बनाई गई है? इंद्रधनुषीय क्रांति। नेक्स्ट, गोल क्रांति का संबंध, आलू गोल होता है ना, और बंदा ज़्यादा खाएगा तो वो भी गोल हो जाएगा, है ना, तो भाई आलू से संबंधित है गोल क्रांति। अगला है सलेटी या कहे धूसर क्रांति का संबंध किससे है? यह है सीमेंट से संबंध है, यह क्रांति शब्द यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट से। नेक्स्ट, कई बार छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों व्हाइट गोल्ड कपास को बोला जाता है। व्हाइट सफ़ेद, गोल्ड सोना, सफ़ेद गोल्ड यानी कि कपास उत्पादन से। नेक्स्ट, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से। अरे गुरुजी इतना क्या पढ़ा रहे हो आप, इतना तो हमने कभी सुना ही नहीं सुना ना, एचएसएससी सुनाएगी एग्जाम में, ठीक है, फिर बोलना कि नहीं सुना हमने, तो इससे पहले ही तैयारी कर लो ज़बरदस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? क्या है? खाद्य श्रृंखला, यह दोस्तों भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से, लेकिन वो तो हो नहीं पाई। अभी गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है? 2022 का रखा है कि 2022 तक जो किसान है इसकी आमदनी को दोगुना किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक का, लेकिन ये कब तक का रखा था? 2022 कब तक का रखा था? पहले 2020 तक का था, आमदनी को दोगुना करना। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड, यह चाय उत्पादन से। नेक्स्ट, मूक क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाज के उत्पादन से। नेक्स्ट, स्लेटी यहाँ का है ग्रे क्रांति का संबंध किससे है?
उर्वरकों के उत्पादन से। अगला, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? जैव तकनीकी से। किससे? जैव तकनीकी से है सदाबहार क्रांति का संबंध। दोस्तों अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं, और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन फंस जाता है। इनमें जो गलती से ट्रिक हमें याद होगी वो आपको बता देंगे, जो याद नहीं है उन्हें आप ऐसे ही याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है ये। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसे बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी। क्या? एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट, सोरोलॉजी का संबंध किससे है? दोस्तों ये है छिपकलियों के अध्ययन से। सोरोलॉजी का संबंध किससे है? छिपकलियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर दोस्तों काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन यानी कि जंगल विज्ञान, उसे बोला जाता है सिल्वी कल्चर। क्या बोला जाता है? जंगल विज्ञान को ही सिल्वी कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का किससे संबंध है? रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट, माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कवकों के अध्ययन से। माइकोलॉजी क्या है? कवकों के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी बोला जाता है दोस्तों शैवालों के अध्ययन। क्या है? फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी यानी कि डंडा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डंडा कहाँ से मिलेगा? वृक्षों से, झाड़ियों से डंडा मिलेगा ना। हाँ, तो वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। दोस्तों जब मधुमक्खी देखिए उड़ती हुई, जब उड़ती हुई चलती है ना, इधर से उधर निकलती है बहुत सारे झुंड में, तो कैसे जाती है? पी 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 एपी। ओके, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ट्रिक बना रखी है अपने खुद की। अगर आपको ये ट्रिक पसंद है तो एडजस्ट कर लीजिए माइंड में। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी का संबंध किससे है? दोस्तों ये तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन, जो इंसान के ऊपर ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी का संबंध, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। तो भाई एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन करना, और जो करता है उसको एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट, एरोनॉटिक्स का संबंध किससे है? एरोनॉटिक्स दोस्तों वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। क्या? एरोनॉटिक्स। अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स का संबंध किससे है? दोस्तों एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। क्या है? अंतरिक्ष यानों से संबंधित जो विज्ञान है उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉटिक्स। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा। क्या है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीट पतंगों का अध्ययन। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अगला है दोस्तों एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स का संबंध किससे है? व्यायाम संबंधी। क्या है? व्यायाम संबंधी जो विज्ञान की शाखा है वो कहलाती है एक्रोबेटिक्स। नेक्स्ट, एपिग्राफी का संबंध किससे है? शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट, पैथोलॉजी, यह हो दोस्तों रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन। भाई पैथोलॉजी क्या है? रोगों की प्रकृति जो है, किस प्रकार की प्रकृति है, उसके कारण जो उपचार जो करना है उसका जो अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट, पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि अध्यापन कला का अध्ययन। अध्यापन कला का अध्ययन। नेक्स्ट, पोमोलॉजी, फलों फूलों का अध्ययन। क्या है? फलों और फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट, पैरालॉजी, स्पंजों का अध्ययन। क्या है दोस्तों? स्पंजों का अध्ययन। नेक्स्ट, पैडालॉजी दोस्तों मिट्टी का अध्ययन। पैडालॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजी, भाई पढ़ने में भी दिक्कत आ गई।
पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फिर आ गया कोई बात नहीं। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। दोस्तों मत्स्य यानी कि मछली, मछली जब बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो वो क्या है, पीस पीस में काट काट कर देता है ना, पीस पीस में काट काट के देता है मछली को, ताकि पकाने में दिक्कत ना आए। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन। नेक्स्ट 26 नंबर न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे है, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किससे है, संबंध किससे है, पुराने सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना और रुधिर कार्यविधि का अध्ययन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है। नेक्स्ट है कीमोपैथी, कीमोपैथी दोस्तों जब किसी को कैंसर हो जाता है ना तो उसमें कीमोपैथी की जाती है, उसकी वहाँ पे सिकाई की जाती है। तो रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है कीमोपैथोलॉजी में, कीमोथेरेपी में सॉरी। नेक्स्ट है कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी होते हैं तो ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन करना। क्या, ब्रह्मांड का जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन क्या कहलाता है, कोस्मोलॉजी। नेक्स्ट कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, क्या कहलाता है, कैलोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन, क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्टिकस का संबंध किससे है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, क्या कहलाता है, ऑप्टिकस। देखिए आप भी हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का, भाई हरियाणवी भाइयों को जो अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत है ही, ठीक है, आपको शायद ना हो लेकिन मेरे को तो है भाई। हमारे दादा परदादा को अंग्रेजों से दिक्कत थी और हमें अंग्रेजी से। ओके नेक्स्ट ओलेरीकल्चर, दोस्तों सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ओलेरीकल्चर या सब्जियों के व्यापारिक कृषि बोले या सब्जियों का अध्ययन से बोल दे, एक ही बात है। नेक्स्ट ओलिवोकल्चर, ओलिवोकल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन, क्या है, जैतून की कृषि का अध्ययन। नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, क्या कहलाता है, ऑर्निथियोलॉजी। नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, अच्छा फिर आ गया कोई बात नहीं, हड्डियों का अध्ययन। ओके नेक्स्ट 38 नंबर देखिए ओफियोलॉजी, सर्पो यानी कि स्नेक्स का अध्ययन, क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। नेक्स्ट 40 नंबर ट्राइबोलॉजी, इसका संबंध किससे है, घर्षण व स्नेहक का अध्ययन, जो घर्षण होता है उसका अध्ययन दोस्तों, स्नेहक। नेक्स्ट इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है, मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन दोस्तों, एंटोमोलॉजी का किससे संबंध है, कीटों का अध्ययन। और दोस्तों लास्ट में चलते चलते 2 शब्द मैं जरूर कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये बात कि भाई ये जो हमने आज कवर किया है 250 के आसपास क्वेश्चन थे, ये पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट है। कैसे, पशुपालन या कहीं भी अपना एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है हरियाणा पुलिस में या हरियाणा के किसी भी एग्जाम में डाला गया है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है थोड़ी सी सिरदर्दी तो होगी यहाँ पे, लेकिन 4 से 5 नंबर आपके बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में 2 बातें आपके लिए, 2 ही नहीं है, एक ही बोल देते हैं। जो किसी के फ़ैन हैं, याद रखना मेरे भाई, जो किसी के फ़ैन है ना उनका कभी कोई फ़ैन नहीं बनता। भाई ये मत कहो मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, मैं कपिल देव का फ़ैन हूँ, नहीं, आप किसी के फ़ैन मत बनो। ठीक है, आप उनको लाइक करो, अच्छी बात है, उनका रेस्पेक्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन इतने फ़ैन भी मत हो जाओ कि आप उन्हीं के पीछे जीवन अपना वो कर दो। जैसे सचिन तेंदुलकर का एक फ़ैन है, बड़ी बड़ी मूछें, पतला सा 10 नंबर लिख के आता है अपनी छाती पे और तिरंगा छाप के आता है, कहाँ पे, क्रिकेट मैदान में, तो वो उसका फ़ैन है, पूरी लाइफ उसके पीछे लगा दी। ठीक है, तो जो किसी का फ़ैन होता है ना उसका कोई फ़ैन नहीं बनता, सीधी बात है। और दूसरी बात है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है दोस्तों, दिल और दिमाग के बीच में बगावत होगी ही होगी। अगर आपने कुछ अलग करना है, दुनिया से कुछ अलग हटके करना है और आपने एसआई बनना है दोस्तों। और दोस्तों ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जिसके अंदर से पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। मार्केट में अवेलेबल है झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। अगर फिर भी नहीं मिल पाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर
8727090308 पे कांटेक्ट करके बाय स्पीड पोस्ट मंगा सकते हैं। ईजिली आपके पास पहुंच जाएगी उसी रेट में जिस रेट में मार्केट में मिल रही है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।